Now we will learn measurement. And what does this measurement mean? It means to give value to the elements of financial statements. वही financial information को measure करना है, value देनी है. So what do we say that elements जो कि recognize किए थे हमने, elements जो recognize किए थे financial statement में, उनको भाई quantify तो करो monetary terms में. For example, आप कहते हैं जी हमने डेबिट करना है मशीन को जो कि हमने उधार पर ख़रीदी है, उसके अगेंस्ट अकाउंट्स पेएबल को हमने क्रेडिट करना है. भाई उसकी अमाउंट क्या होगी, वो अमाउंट को मेजर करना अब हम सीखने जा रहे हैं. ओके, वेल, तो मेजरमेंट बेसिस आर कैटेगराइज्ड आइदर हिस्टोरिकल कॉस्ट और करंट वैल्यू. ये ज़रा देख लीजिए, हिस्टोरिकल कॉस्ट और करंट वैल्यू, ये हमारी दो मेजरमेंट बेसिस होंगी. हिस्टोरिकल कॉस्ट कहते हैं जब हमने वो एसेट ख़रीदा उस वक़्त उसकी ट्रांजैक्शन प्राइस क्या थी. और करंट कॉस्ट में फर्दर हम सीखेंगे कि करंट कॉस्ट के अंदर फेयर वैल्यू और वैल्यू इन यूज़ और करंट कॉस्ट आती हैं, ये करंट वैल्यू के अंदर. ओके, तो जो हिस्टोरिकल कॉस्ट है, हिस्टोरिकल कॉस्ट एंड करंट वैल्यू, ये दो हमारी मेजरमेंट बेसिस हैं जो कि आप ज़हन में रखिएगा. वेल, हिस्टोरिकल कॉस्ट मैंने जैसे आपसे जिक्र किया कि आपने जब ट्रांजैक्शन की थी उसकी ट्रांजैक्शन प्राइस, ठीक है, ये एसेट के हवाले से भी हो सकती है, लायबिलिटी के हवाले से भी हो सकती है. ओके, जो भी उसकी ट्रांजैक्शन प्राइस बनती है. तो इसमें हमें लॉस होगा जब वो इम्पेयर हो जाएगी, और लायबिलिटी अगर है तो लायबिलिटी में लॉस होगा जब वो ऑनरस होगी. ऑनरस कहते हैं जब उसके बेनिफिट्स जो हैं उसकी एक्सपेक्टेड कॉस्ट से कम हो, उसको ऑनरस लायबिलिटी कहते हैं. ऑनरस होने की वजह से हमें उसके लॉसेस बुक करना होते हैं. वेल, हम मेजरमेंट बेसिस में करंट वैल्यू को थोड़ा सा डिस्कस कर लें. फेयर वैल्यू का मतलब है कि आप उस एसेट या लायबिलिटी की एग्जिट प्राइस मालूम कर रहे हैं मार्केट पार्टिसिपेंट्स से, कि अगर आज उस एसेट को हम बेच दें, ठीक है, या उस लायबिलिटी को पे ऑफ कर दें, तो उसकी एग्जिट प्राइस क्या होगी, वो फेयर वैल्यू कहलाएगी. और वैल्यू इन यूज़ हम कहते हैं एसेट के लिए अगर उस एसेट की फ्यूचर कैश फ्लोज को डिस्काउंट करके प्रेजेंट वैल्यू मालूम करें, या उस लायबिलिटी की फ्यूचर फुलफिलमेंट के लिए जो कैश आउटफ्लो होना है उसको हम पोटेंशियल उसका देखें कि हमारा कितना प्रोजेक्टेड फ्यूचर कैश फ्लोज कितनी है, और उसको डिस्काउंट कर दें, तो वो हमारा जो होगा प्रेजेंट वैल्यू, वैल्यू इन यूज़ या फुलफिलमेंट वैल्यू कहलाएगी. तो ये करंट वैल्यू के तहत इसको देखते हैं. और करंट कॉस्ट क्या, एसेट को अगर हम इसी नोयत के एसेट को ख़रीदना चाहें तो वो एसेट कितने का ख़रीदा जाएगा, या इसी तर्ज की लायबिलिटी को अगर अब हम एज्यूम करें तो वो लायबिलिटी कितने में हमें एज्यूम होगी, ये हमें उसकी करंट कॉस्ट में मालूम होता है. वेल, तो करंट कॉस्ट या फेयर वैल्यू, इन दोनों के बारे में ज़हन में रख लीजिए कि करंट कॉस्ट और फेयर वैल्यू दोनों आपकी मार्केट स्पेसिफिक होती हैं. फेयर वैल्यू मीन्स आप मार्केट में अपने एसेट को बेचने जाएं तो कितने का बिकेगा, और करंट कॉस्ट मीन्स इस ही तरह का एसेट अगर मार्केट से आप ख़रीदने जाएं तो कितने का ख़रीद सकेंगे. ये डिफरेंस है थोड़ा सा. और करंट कॉस्ट में ऑब्वियसली उसकी ट्रांजैक्शन कॉस्ट को भी शामिल किया जाता है. वेल, तो ब्रॉडली स्पीकिंग जो आपके साथ अभी डिस्कस किया रिगार्डिंग द मेजरमेंट बेसिस ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन और द एलिमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ब्रॉडली स्पीकिंग दो आपकी मेजरमेंट बेसिस हैं, एक हिस्टोरिकल कॉस्ट एंड द सेकंड वन इज करंट वैल्यू. हिस्टोरिकल कॉस्ट जो ट्रांजैक्शन प्राइस होती है, जो ट्रांजैक्शन की डेट पर ओरिजिन होती है ट्रांजैक्शन जिस दिन,
उस दिन जो उसको एसोसिएट की जाती है, दैट इज हिस्टोरिकल कॉस्ट। और हम फिर देखना ही चाहते हैं कुछ साल गुजरने के बाद या रिपोर्टिंग पीरियड पर जब एंड होता है, उसका रिपोर्टिंग डेट पर आप देखना चाहते हैं कि इस वक्त करंट वैल्यू क्या है। करंट वैल्यू के लिए आई रिपीट 3 आपके पास मेथड्स हैं। फेयर वैल्यू मालूम कर लें जो कि एग्जिट प्राइस है, करंट कॉस्ट मालूम कर लें जो कि एंट्री प्राइस है, और वैल्यू इन यूज मालूम कर लें जो कि प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द फ्यूचर कैश फ्लो। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि हमने कैसे सिलेक्शन करनी है कि कौन सी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को किस मेजरमेंट बेसिस पे वैल्यू किया जाए। उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दिस कि आपकी मेजरमेंट बेसिस जो हैं टू बी यूजफुल फॉर द यूजर्स होनी चाहिए। जो भी मेजरमेंट बेसिस हो जो यूजर है उसके लिए यूजफुल हो। और यूजफुल इंफॉर्मेशन कब होती है? जब उसमें फंडामेंटल क्वालिटेटिव करैक्टरिस्टिक्स नजर आ रही हों, विच आर टू रेलेवेंस एंड फेथफुल रिप्रेजेंटेशन। तो वो बात करता है कि उसकी रेलेवेंट हो यानी कि डिसीजन मेकिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, और फेथफुली प्रेजेंट हो रही रिप्रेजेंट हो रही हो वो इंफॉर्मेशन उस एंटिटी की अपनी हो, उसकी मेजरमेंट करेक्ट हो, ठीक है, उसकी मेजरमेंट एक्सेप्टेबल हो उस यूज़र को। आपने इस चीज़ को लर्न किया था, आई जस्ट रिपीट, कि 3 बड़े प्राइमरी यूज़र्स होते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के लिए। एक इन्वेस्टर ऑफ द कैपिटल, कंट्रीब्यूटर ऑफ द कैपिटल, दूसरा लेंडर जिसने कर्जा दिया होता है, और तीसरा क्रेडिटर जो कि उधार पर चीज़ें आपको देता है। और ये तीनों कंसर्न होते हैं आपकी फाइनेंशियल पोजीशन के रेफरेंस में कि आपकी फाइनेंशियल पोजीशन कितना स्ट्रॉन्ग है। अगर आपकी फाइनेंशियल पोजीशन इस लेवल पर स्ट्रॉन्ग है कि आप इनको इनके क्लेम्स मीट कर सकते हैं थ्रू योर इकोनॉमिक रिसोर्सेज, तो ये सेटिस्फाई होते हैं। तो इन्हें डिसीजंस लेना होते हैं। डिसीजंस लेने के लिए इनको जो इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड होती है वो रेलेवेंट होना चाहिए टुवर्ड्स देयर डिसीजन मेकिंग पर्पसेस, जिसमें कि प्रिडिक्टिव वैल्यू और कंफर्मेटिव वैल्यू मौजूद होती हैं। दोनों अलग अलग या दोनों इकट्ठी भी मौजूद हो सकती हैं, प्रिडिक्टिव एंड कंफर्मेटिव वैल्यू। और फेथफुल रिप्रेजेंटेशन इसकी होनी चाहिए, मीन्स ये फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन कंप्लीट हो, वेरीफाई हो सकती हो, टाइमली अवेलेबल हो और कंपेरेबल हो। तो ये आपकी रेलेवेंस और फेथफुल रिप्रेजेंटेशन की बुनियादी बातें अगर मीट हो रही हैं जिस भी मेजरमेंट बेस पे, उस मेजरमेंट बेस को आप यूज़ करेंगे। एक बहुत मुख्तसर सी एग्जांपल आपको यहाँ पर याद दिलाता जाऊं, जो नेट रियलाइजेबल वैल्यू कैलकुलेट करते हैं आप इन्वेंट्री के लिए, और आप कहते हैं कि कॉस्ट की बजाय अगर नेट रियलाइजेबल वैल्यू लोअर है तो उस पर इन्वेंट्री को मेजर करेंगे। वो मेजरमेंट बेस आप क्यों इस्तेमाल करते हैं? क्योंकि आप देखते हैं कि अगर हमने ये मेजरमेंट बेस यूज़ ना की तो यूज़र ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो दुरुस्त फैसला नहीं कर सकेगा। वो कहेगा कि इतनी बड़ी अमाउंट की इन्वेंट्री पड़ी हुई है इसकी स्टोर के अंदर, हालांकि उसकी नेट रियलाइजेबल वैल्यू तो डाउन हो चुकी है। ठीक है, तो ये चंद एक रीजंस बहुत इंपॉर्टेंट है जहन में रखना कि हमारी मेजरमेंट बेसिस जो हैं वो होना चाहिए जो कि यूजर्स ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट के डिसीजन मेकिंग से रेलेवेंट हो और फेथफुली रिप्रेजेंट हो रही हो।